अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, ख़बरें बहुत सारी हैं लेकिन सबसे बड़ी ख़बर ये है कि आर्मी चीफ़ जनरल सैयद आसिम मुनीर एक नए अंदाज़ में कौम के सामने आए हैं। उन्होंने कौम को नई उम्मीदें दिलाई हैं और उनका नया रूप सामने आया है। अब वो क्या है? सबसे पहले तो ये अर्ज़ करूँ कि आर्मी चीफ़ सैयद आसिम मुनीर साहब जब आर्मी चीफ़ बने तो उन्होंने कई महीने तक बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए रखी। वो मुख्तलिफ़ तकारीब में भी खामोश रहे और फिर उसके बाद 4 महीने कमोबेश 4-5 महीने बाद मुख्तलिफ़ तकारीब में जब उन्होंने ख़िताब करना शुरू किया तो ऐसे में उनकी हिदायत ये होती थी कि पीटीवी पर यानी सरकारी टेलीविज़न चैनल पर उनके ख़िताब को ऑन एयर ना किया जाए। अलबत्ता उनकी आईएसपीआर की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ आती थी और उसी पर इत्तफ़ा किया जाता था। लेकिन अब जनरल सैयद आसिम मुनीर एक नई अवामी शख्सियत के रूप में पाकिस्तानियों के सामने आए हैं और ख़ास तौर पर उन्होंने 2 बड़ी तकारीब से ख़िताब किया है। ये दोनों ताजरों से उनका ख़िताब था। एक उन्होंने कराची में ताजरों से गुफ्तगू की और दूसरी तरफ लाहौर में आकर उन्होंने ताजरों से गुफ्तगू की। उनकी सारी ख़िताब का लब्बे-लुबाब ये है कि उनका कहना ये था कि पाकिस्तान IMF की हर जायज़ व नाजायज़ शर्त मानने पर मजबूर है, लेकिन उन्होंने इंदिया दिया कि बहुत जल्द ही एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आने वाली है और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि $25 अरब सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट आएगी और $25 अरब अरब इमारात से आएगी। अगरचे उनके ख़िताब को डायरेक्ट ऑन एयर नहीं किया गया बल्कि उन्होंने मुल्क के जो मुमताज़ और मायनाज़ ताजिर हैं उनके साथ उनकी गुफ्तगू हुई थी। लेकिन अब इस गुफ्तगू के मुख्तलिफ़ हिस्से सामने आना शुरू हो गए हैं और जो बातें अब तक सामने आई हैं उनकी अभी तक ISPR की तरफ से कोई वाज़ेह तरदीद भी नहीं आई। तो इससे ये ज़ाहिर किया जा सकता है, सोचा जा सकता है कि ये जो बातें की गई हैं सामने आ रही हैं वाकई आर्मी चीफ़ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने की होंगी। ये क्या थी कि $25 अरब मोहम्मद बिन सलमान और $25 अरब ही मोहम्मद बिन जैद यानी UAE अरब अमारात से आने के इम्कान है। ये कहाँ से आएंगे, किस मद में आएंगे? तो इस हवाले से जो आर्मी चीफ़ ने बताया, उनका कहना ये था कि पाकिस्तान में 2 सेक्टर बड़े रिच हैं। नंबर 1 माइनिंग यानी कानकनी है और दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर है, ज़राअत का शोबा है। ज़राअत के शोबे के हवाले से वो मुख्तलिफ़ सेमिनार से ख़िताब भी कर चुके हैं और ख़ास तौर पर उन्होंने इधर खानेवाल में एक सेमिनार से ख़िताब किया और दूसरे शहरों में भी। इसमें हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब का कहना था कि पाकिस्तान की जो ज़मीन है बड़ी रिच है, बहुत कीमती है, लेकिन उस पर जो काश्तकारी का तरीक़ाकार है वो बहुत पुराना है, जिसकी वजह से जो यील्ड जो पैदावार है पाकिस्तानियों को और किसानों को वो नहीं मिल रही। उनका विजन ये है कि अगर जदीद तरीके आजमाए जाएं और जदीद तरीक़ा काश्तकारी को अपनाया जाए तो पाकिस्तान में जो ज़रई पैदावार है बहुत ज़्यादा हो सकती है और पाकिस्तान ख़ुद कफ़ालत की मंजिल को जा सकता है। दूसरा माइनिंग के हवाले से उनका एक विजन है और बलूचिस्तान में उनका ख्याल है ये है और जो माहिरीन है उनका ख्याल ये है कि ख़जाना ज़मीन के नीचे बहुत सारे ख़जाने छुपे हुए हैं, बस उनको निकालने की ज़रूरत है और अगर उनको निकाल लिया जाए तो पाकिस्तान ना सिर्फ इस मुश्किल सूरत हाल, ना गुफ्ताबे सूरत हाल, बल्कि ज़िल्लत आमेज़ सूरत हाल है जो सूद की वजह से है, उससे ना सिर्फ निकल सकता है बल्कि अपने पाँव पर भी खड़ा हो सकता है। यही वजह है कि जो इस मरतबा केयर टेकर्स लिए गए हैं वो बलूचिस्तान से लिए गए हैं और उनके मामलात को आगे बढ़ाया जा रहा है। आर्मी चीफ़ ने और भी बहुत सारे ख़यालात का इजहार किया। ख़ास तौर पर उनका कहना यह था कि उनकी मोहम्मद बिन सलमान से जो बात हुई है कि $25 अरब जो मिलेंगे उनमें से $10 अरब पाकिस्तान के ख़जाने में रहेंगे ताकि पाकिस्तान जो IMF की मुश्किल सूरत हाल है उससे निकल सके और IMF को जवाब दे सके। आपको मालूम है कि IMF की तरफ से शर्त ये थी कि फौरी इलेक्शन कराए जाएं, लेकिन दूसरी तरफ अरब दुनिया की तरफ से ऐसी कोई शर्त नहीं है क्योंकि वहाँ इलेक्शन नहीं होते और वहाँ मुतलकुल अनानियत है और वहाँ आमिर हुक्मरान मौजूद हैं। ऐसे में वो जोर नहीं दे सकते कि वो खुद अपने अगर मुल्क में इलेक्शन नहीं कराते तो वो किस तरीके से कहेंगे कि पाकिस्तान में भी मुतवातिर इलेक्शन कराए जाए।
यही वजह है कि उनकी तरफ से ऐसा फोकस नहीं है और इसी वजह से पाकिस्तान एक नई समत में जाता हुआ नज़र आ रहा है। अब इस हवाले से बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। गुज़श्ता दिनों सैयद तलत हुसैन साहब ने वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी से गुफ्तगू की। उनका कहना ये था, उनका एक सवाल ये था कि ये बताएं कि आर्मी चीफ़ ने जो मुलाकातें की हैं ताजरों से वो किस कैपेसिटी में बात की है, नंबर 1, और नंबर 2, क्या उन्होंने वज़ीर आज़म से इसकी बाकायदा इजाज़त भी ली है या नहीं ली। एक बड़ा दिलचस्प सा सवाल था क्योंकि सबको मालूम है कि जो वज़ीर आज़म तैनात किए गए हैं ये साबका हुकूमत या अपोजिशन के रिकमेंडेड नहीं है। आपको मालूम है कि शहबाज शरीफ और राजा रियाज के इल्म में भी नहीं था कि कौन वज़ीर आज़म आ रहा है, और फिर आखिरी मुलाकात में उनको अचानक बताया गया कि राजा रियाज साहब को बताया गया कि आपने ये नाम देना है, और उधर से शहबाज शरीफ को हुक्म दिया गया कि आपने ये नाम रिकमेंड करना है। वो रिकमेंडेशन हो के वो नया इंटरम सेटअप बन चुका है और सबका ख्याल है कि ये साफ जाहिर है ये जो नाम आए हैं वो इंटरम गवर्नमेंट के लिए, वज़ीर आज़म के लिए जो आए हैं वो आर्मी चीफ़ की तरफ से आए हैं और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद रावलपिंडी की तरफ से आए हैं। ऐसे में ये कहना कि जो वज़ीर आज़म आर्मी चीफ़ की रिकमेंडेशन से आया हो या उनकी मुबैना इशारे से आया हो, क्या आर्मी चीफ़ ताजरों से मुलाकात के लिए क्या उस वज़ीर आज़म से इजाज़त लेंगे। और ये बात माजी में भी रहा है। आपको याद होगा कि ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब अपॉइंट किए गए थे जनरल सैयद आसिफ परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से, जो उस वक्त के आर्मी चीफ़ भी थे और सदर ममलिकत भी थे। तो उनसे पूछा गया कि ये बताएं आपके बॉस कौन है, बॉस किसको होना चाहिए। तो ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब अल्लाह लोग आदमी थे और उन्होंने ख़ास तौर पर कह दिया कि जी मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है क्योंकि मेरे बॉस परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं। ये बाद में भी बहस होती रही और इमरान खान साहब से पूछा गया कि ये बताएं आप में से बॉस कौन है। तो डेफिनेटली इमरान खान साहब का यही कहना था, उनका कहना था कि जी मैं एब्सोल्युटली मैं बॉस हूँ और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब मुझे बॉस कहकर ही बुलाते हैं। लेकिन यहाँ दिलचस्प सूरत हाल है क्योंकि अनवारुल हक काकड़ साहब अवाम की तरफ से मुंतखब करदा वज़ीर आज़म नहीं है बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के रिकमेंडेड हैं और उनकी जो बका हुई है, उनकी जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है वो इस्टेब्लिशमेंट की ही मरहून मुन्नत है। लेकिन टेक्निकली वो आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब के बॉस हैं। तो उनसे सवाल किया जा रहा है कि आप ये बताएं कि आपकी मुलाकातें किस हवाले से हो रही हैं और आप जो सैयद आसिम मुनीर साहब हैं उन्होंने वज़ीर आज़म से इजाज़त ली है या नहीं ली है। अच्छा, एक और भी दिलचस्प इसका मुर्तज़ा सुलंगी साहब का कहना तो यही था कि जी बिल्कुल उन्होंने वज़ीर आज़म से बाकायदा इजाज़त ली है और उसके बाद उन्होंने ये जो दोनों सेशंस हुए हैं ताजरों के साथ, सनतकारों के साथ, इससे खिताब किया है। लेकिन जो सारी सूरत हाल को जानने वाले हैं वो उनका ख्याल भी इसके बिल्कुल बरअक्स है और ख़ुद मुर्तज़ा सुलंगी साहब का भी कहना था। उन्होंने 2 पॉइंट इस हवाले से कहे। एक तो उन्होंने कहा जी कि उनको आपने खुद ही स्पेस दी है कि किसमें जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है उसमें आपने यानी इसी हुकूमत ने ही उनको उसमें मेंबर नामजद किया है और अगर वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर कोई किसी एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं तो उनका जवाज़ इसमें जो है ना सबसे पहले शामिल हो जाता है कि उनको चूंकि सिविलियन गवर्नमेंट ने उनकी खिदमात हासिल की हैं लिहाजा वो इस हवाले से बात कर सकते हैं। अच्छा, हम दूसरी तरफ जाएं तो जो दूसरा मरहला है कि क्या आर्मी चीफ जो है वो अब इस वक्त मोशत की जिम्मेदारियां अदा करेंगे। अच्छा, मुर्तज़ा सुलंगी साहब का एक और भी कहना ये था, उनका कहना ये था कि आप मुझसे जवाब लेने की बजाय खुद फैसला करें कि इस वक्त जो पाकिस्तान में ताकत का महवर है, ताकत का जो मरकज़ है वो क्या है। क्यों सैयद तलत हुसैन ने उनसे सवाल किया था, ये बताएं ये जो इनिशिएटिव लिया है ख़ास तौर पर ताजरों और सनतकारों से गुफ्तगू का, वो नेवल चीफ ने क्यों नहीं किया, वो एयर चीफ ने ऐसा क्यों नहीं किया, सिर्फ आर्मी चीफ ने ही ऐसा क्यों किया। तो इस पर मुर्तज़ा सुलंगी का जवाब यही था, जो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं, कि आप सबको पता है कि इस वक्त ताकत किसके पास है। तो ये सबको पता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में जो ताकत का सरचश्मा
चश्मा है, ख़ास तौर पर जब गवर्नमेंट एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आर्मी चीफ़ है। और आर्मी चीफ़ इस हवाले से कदम बढ़ा रहे हैं, वो सिर्फ $50 अरब नहीं बल्कि उनका विजन ये है कि आइंदा 10 सालों में कम से कम $100 अरब की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इस हवाले से वो $25 अरब का सोच रहे हैं कि वो सऊदीया से आएंगे, $25 अरब अरब इमारात से, बाकी $25 अरब उनका ख्याल है कि कतर देगा और $25 अरब कुवैत भी दे सकता है। अगर ये $100 आते हैं तो साफ़-ज़ाहिर पाकिस्तान की जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है और दलदल में धंसा हुआ है वो तब्दील हो सकता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए और इस इंटरिम गवर्नमेंट को तूल देने के लिए क्या इस नीम लूली लंगड़ी जमहूरियत को ही बरकरार रखा जाएगा, या फिर इलेक्शन का अगर बहुत शदीद किस्म का मुतालबा होता है तो क्या पाकिस्तान में मार्शल्ला नाफिज कर दिया जाएगा, और मार्शल्ला नाफिज किए बगैर क्या ये $100 अरब की जो इन्वेस्टमेंट का ख्वाब है ये पूरा हो सकता है या नहीं हो सकता। और एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि जनरल सैयद आसिफ मुनीर साहब ने इस वक्त, अगरचे उन्होंने कहा कि आइंदा 6 महीने में इलेक्शन हो सकते हैं, अगरचे इस वाले से कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो जो इलेक्शन होंगे वो किस किस्म के होंगे? वो साफ़-ज़ाहिर इंटरिम गवर्नमेंट के हवाले से होंगे, इसी तर्ज के होंगे, या कोई तब्दील शुदा होंगे? क्यों जो नज़र ये आ रहा है कि जो जब तक पीडीएम की हुकूमत थी और उसके साथ पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, उस वक्त जो कहा गया था एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वो ये था कि आइंदा आने वाली जो इंटरिम गवर्नमेंट होगी वो भी आपकी जमातों पर मुश्तमिल होगी, और उसके बाद जो आइंदा हुकूमत आएगी वो भी आपकी एक्सटेंशन होगी। क्यों सारी जमातें उस वक्त हुकूमत में थी और सिर्फ पीटीआई तहरीक इंसाफ जो है वो अपोजिशन में थी, लेकिन उसके तमाम कारकुनों को दबा दिया गया था, उनको ज़ेर ज़मीन जाना पड़ गया था या उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, और इमरान खान साहब भी इस वक्त गिरफ्तार हैं। अगरचे तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में नहीं है कि वो कोई एहतजाजी तहरीक लॉन्च कर सके या अपने कायद इमरान खान साहब को रिहाई दिलवा सके, लेकिन ये इस इंटरिम गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बड़ा सवालिया निशान होगा कि क्या इमरान खान को कितने अरसे तक इस तरह दबाया जा सकता है और उनको साफ़-ज़ाहिर जेल में डाला जा सकता है, और इमरान खान के बगैर जो आने वाली हुकूमत होगी, चाहे वो मुंतखब हुकूमत हो या इसी इंटरिम गवर्नमेंट को तूल दिया जाए, तो क्या वो सरवाइव कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है उसमें इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल कामयाब नज़र आती है। तहरीक इंसाफ का 27 साल का जिन था जिसको कभी बोतल में बंद नहीं किया जा सका था। पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने बेइंतहा कोशिश की थी कि इमरान खान पर काबू ना पाया जा सके, लेकिन ये गुज़श्ता 1.5-2 माह में ना सिर्फ इस पर काबू पा लिया गया, ख़ासतौर पर मई के बाद ना सिर्फ इस पर काबू पा लिया गया है, बल्कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि उसके सरवाइव करने के, पीटीआई के सामने आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हैं। लेकिन ये बात तय है कि आप ज़ोर से, धौंस से, धांधली से, ज़बरदस्ती से और लोगों को डरा कर और खौफ दिलाकर कब तक हुकूमत कर सकते हैं? क्या अब तक हमारी इस्टेब्लिशमेंट पसे पर्दा रही और फ्रंट पे नहीं आई, लेकिन अब जब इंटरिम गवर्नमेंट है तो इस्टेब्लिशमेंट फ्रंट पे आकर ना सिर्फ खेल रही है बल्कि क्रीज से भी आगे निकलकर उनको खेलने का मौका मिल रहा है। ऐसे में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को मुख्तलिफ ताने भी मिल रहे हैं। लोग उनको वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं, कभी उनको कहते हैं कि उन्होंने आखिर उज़्बेकिस्तान के जो सदर से मुलाकात की, वो आर्मी चीफ हैं, वो ऐसे लग रहे थे जैसे सरबराह ममलिकत हों और सरबराह ममलिकत के तौर पर उन पर खिताब किया। इस हवाले से उन पर तनकीद भी की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक तबका ऐसा भी आ रहा है, उनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान में चूँकि सियासी जमातें पनप नहीं सकी और ख़ास तौर पर इवन पीटीआई को 2/3 अक्सरियत भी मिल जाए तो फिर भी इस मुआशी दलदल से निकलना बहुत मुश्किल है। ऐसे में जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ये मुआशी महाज संभाला है, तो ये एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान के अवाम इसे किस हद तक कबूल करते हैं, खुद इस्टेब्लिशमेंट किस हद तक कामयाब होती है और आलमी सतह पर इसको पजीराई कितनी मिल सकती है। तो सामीन, ये अब तक की मेरी गुजारिशात थी। मुझे, मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।